दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 11वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। इस अध्याय में आप जानेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर दाब तथा क्षैतिज वितरण किस प्रकार का है, समुद्र तल वायु दाब का वितरण किस प्रकार से होता है, पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले बल कौन से हैं, स्थल और समुद्री समीर क्या होता है, पर्वत और घाटी पवनें क्या होती हैं, वायु राशि और वाताग्र किसे कहते हैं, तड़ित झंझा और टार्नेडो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं 11वीं कक्षा के भूगोल का 10वां अध्याय वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ। दोस्तों पिछले अध्याय में यानी अध्याय 9 में आपने पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असामान्य वितरण जाना है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है, ये आप जानते हैं, और इसके कारण ही वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। और आप जानते हैं कि क्षैतिज वायु ही पवन है। जो क्षैतिज गतिमान वायु होती है उसको पवन कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान और आर्द्रता का पुनर्वितरण भी करती हैं, जिससे कि पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। और इस अध्याय में हम वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशि का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विवरण जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं वायुमंडलीय दाब। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायु दाब से प्रभावित होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं वायु विरल होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दोस्तों, माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। और वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। दोस्तों समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो होता है 1013.2 मिलीबार होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायु दाब अधिक होता है। तो धरातल के समीप वायु दाब अधिक होने का ये कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और वायु दाब अधिक होता है। दोस्तों वायु दाब मापने के लिए पारद वायु दाब मापी यानी मरकरी बैरोमीटर अथवा निर्द्रव बैरोमीटर यानी एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इन उपकरणों के विषय में जानने के लिए हम प्रयोगात्मक भूगोल में देखेंगे। दोस्तों वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता है। आप जानते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर ऊपर बढ़ते जाते हैं वायु दाब का मान घटता जाता है। ऊंचाई पर वायु दाब भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है और यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। अर्थात पवनें उच्च वायु दाब क्षेत्रों से कम वायु दाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। आइए जानते हैं वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता किस प्रकार की होती है। दोस्तों वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है और ये ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता है। तो यहाँ पर देखिए निश्चित ऊंचाई पर मानक तापमान और वायु दाब दिखाया गया है। समुद्र तल पर वायु दाब जो होता है दोस्तों देखिए 1013.25 मिलीबार और तापमान 15.2 सेल्सियस होता है। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर वायु दाब 898.76 मिलीबार और तापमान 8.7 सेल्सियस। 5 किलोमीटर पर देखिए वायु दाब कैसे कम हो रहा है 540.48 और तापमान -17.3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और 10 किलोमीटर ऊंचाई पर ये 265 मिलीबार रह जाता है केवल वायु दाब और टेम्परेचर जो है -49.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये वायुमंडल में औसत वायु दाब और तापमान को ये जो सूची है ये यहाँ पर दी गई है।
दोस्तों ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता जो है वो क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे ऊंचाई की ओर, क्षैतिज मतलब दाएं बाएं, तो वो क्षैतिज होता है। तो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता जो होती है क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है, इसलिए ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। आइए देखते हैं वायु दाब का क्षैतिज वितरण किस प्रकार से होता है। देखिए, पवनों की दिशा और वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? तो वो ऐसी रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। दोस्तों, विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति जो है इस चित्र में दिखाई गई है। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, और उच्च वायुदाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं, जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। तो निम्न वायुदाब प्रणाली जो होती है वो दोस्तों केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, उच्च दाब प्रणाली में उच्च वायुदाब होता है उसके केंद्र में। तो यहाँ पर देखिए चित्र में किस तरह से ये जो द्रोणिका और निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब को यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों, समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण किस प्रकार से है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जनवरी और जुलाई के महीने में समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, ये जो चित्र है हमारा माध्य समुद्र तल वायुदाब, ये जनवरी का है। जनवरी में जब आप देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जनवरी और ये जुलाई का है। दोस्तों, विषुवत वृत्त के निकट आप जानते हैं कि वायुदाब जो है कम होता है, तो और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल लो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण या उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, और ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां हैं, जिनको कि अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टी कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है। देखिए, विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब बहुत कम होता है, ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है। इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। ये वायुदाब पट्टियां अस्थायी नहीं होती हैं और सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल होते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है और गतिमान वायु को पवन कहते हैं, ये आप जानते हैं। दोस्तों, क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहा जाता है और पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, ये आप जानते हैं। कोई भी जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर जो है पवनों का प्रवाहित होना है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी दोस्तों पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। याद रखिएगा, कोरियालिस बल ये पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाला बल है। इसलिए पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम होती हैं। पहला प्रभाव दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल और कोरियालिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है। देखिए, दाब प्रवणता बल क्या है, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब भिन्नता होती है, एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता होती है। जहां समदाब रेखाएं आसपास हों वहां दाब प्रवणता अधिक और समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। दूसरा कारक घर्षण बल है। तो घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है और धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है। इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कोरियालिस बल। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को
प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तो विक्षेपण भी अधिक होता है और कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा अनुपात में समानुपात में बढ़ता है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। दोस्तों, कोरियालिस बल जो है दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है और दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों को एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर क्या है कि विषुवत वृत्त पर कोरियालिस बल 0 होता है और पवन समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है, इसलिए निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है और यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। आइए जानते हैं वायु दाब और पवनों के बारे में। दोस्तों, पवनों का वेग और उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता और कोरियालिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण बल का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल से संतुलित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपी यानी जियोस्ट्रॉफिक पवनों के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर देखिए, सी से कोरियालिस बल, वी से भूविक्षेपी पवन और पीयू से क्षैतिज दाब प्रवणता दिखाई गई है। भूविक्षेपी पवन यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह से दिखाई गई है। दोस्तों, निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। याद रखिए, चक्रवाती परिसंचरण निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण ये चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है और उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर ऐसा होना प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न और उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित होता है और प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठती है। उच्च दाब क्षेत्रों की वायु में अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप से संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने और वर्षण के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर देखिए, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में देखिए इसमें पवनों की दिशा का प्रारूप कैसा होता है। चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा निम्न होती है और घड़ी की सुई की दिशा में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत पवन दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। जबकि प्रतिचक्रवात में केंद्र में दाब की दशा उच्च होती है और उत्तरी गोलार्ध में पवन दिशा का प्रारूप घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या है। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः जो है कुछ बातों पर निर्भर करता है। 5 चीज़ें हैं। देखिए, वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, इसके अलावा वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन, ये सारी चीज़ें भूमंडलीय पवनों के प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों, वायुमंडलीय पवन के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक विवरण यहाँ पर दिया गया है, अभी हम उसको देखेंगे। दोस्तों, उच्च सूर्यातप और निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है और उष्णकटिबंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। क्षोभ मंडल के ऊपर
14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है और इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है। ये उपोष्ण उच्च दाब बनाता है। अवतलन का एक कारण ये है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और ये विषुवत वृत्त की ओर जो है पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ पर मिलती हैं और पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को सेल कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडले कोष्ठ कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, मध्य अक्षांशी वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होने वाली ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों से आती गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं और यह कोष्ठ फैरल कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु और ध्रुवों पर अवतलन होता है। मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती है और इस कोष्ठ को, जो ध्रुवीय अक्षांश या मध्य अक्षांश है, उसको ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। ये तीन कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं और तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायुमंडल का सरलतम जो है सामान्य परिसंचरण यहाँ पर दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से। यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण जो है 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ पर देखिए फैरल कोष्ठ और यहाँ पर हेडले कोष्ठ का निर्माण हो रहा है दोस्तों। तो इस जो है चित्र के माध्यम से आप आसानी से वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण समझ सकते हैं। दोस्तों, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी और अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करती हैं और महासागर वायु को ऊर्जा और जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। दोस्तों, वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के बाद आइए मौसमी पवनों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पवनों के प्रवाह के प्रारूप में भिन्न भिन्न मौसमों में बदलाव आता है और ये बदलाव अत्यधिक तापन, पवन और वायुदाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक जो है आगे हम पढ़ेंगे और सामान्य परिसंचरण प्रणाली में भिन्न अन्य स्थानीय विसंगतियां जानेंगे। देखिए दोस्तों, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। तो देखिए, वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी जल धाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है और एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध होता है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों यानी दक्षिणी दोलन और बदलाव और एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहद मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है और ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं। चीन में बाढ़ आती है और इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। स्थानीय पवनें दोस्तों, भूतल के गर्म और ठंडे होने से भिन्नता और दैनिक और वार्षिक चक्रों के विकास में बहुत सी स्थानीय और क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। स्थल और समुद्री समीर क्या होते हैं? दोस्तों, ऊष्मा के अवशोषण और स्थानांतरण में स्थल और समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। आप जानते हैं कि दिन के समय स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, इसलिए स्थल पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है।
जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें क्या होती हैं, ये समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। इनको समुद्री समीर कहा जाता है। रात के समय स्थिति इसकी उल्टी हो जाती है। स्थल जो है समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। यहाँ पर देखिए ये समुद्री समीर है, जो दिन के समय जब स्थल की वायु ऊपर उठ जाती है तो उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की वायु वहाँ पे पहुँच जाती है। इसको समुद्री समीर कहते हैं। और रात के समय में जो है ये देखिए स्थल समीर है। रात के समय में कैसे स्थल से समुद्र की ओर पवन प्रवाहित होती है। आइए जानते हैं पर्वत और घाटी पवनें। दोस्तों, दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाता है और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। और रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं। सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों और हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही यानी कैटाबैटिक पवनें कहते हैं। पर्वतीय श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। दोस्तों, पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाती हैं और वर्षा करती हैं। जब ये पवनें पवन विमुख ढालों के नीचे उतरती हैं तो ये शुष्क पवनें रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं और ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती हैं। आइए जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द वायु राशि यानी एयर मासेज के बारे में। दोस्तों, जब वायु की किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है, वायु राशियों को हम समझ रहे हैं। जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि यानी एयर मास कहलाती है। इसे ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि वायु का वह बृहद भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, वह समांग धरातल जिन पर वायु राशियां बनती हैं, उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है और इनके मुख्य रूप से 5 उद्गम क्षेत्र हैं। एक तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, तीसरा है उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, चौथा है उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीप और पांचवा अस्थायी रूप से बर्फ से आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक और आर्कटिक। दोस्तों, इसी के माध्यम से या इसी के आधार पर कुछ निम्न प्रकार की वायु राशियाँ पाई जाती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायुराश, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायुराश, ध्रुवीय महासागरीय, ध्रुवीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ गर्म होती हैं और ध्रुवीय वायु राशियाँ जो हैं ये ठंडी होती हैं। वायु राशियों के जानने के बाद आइए जानते हैं वाताग्र यानी फ्रंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है और वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो शीत वाताग्र, दूसरा उष्ण वाताग्र, एक अचर वाताग्र और एक अधिविष्ट वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, यानी ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। और जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। और यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। दोस्तों, वाताग्र या फ्रंट्स जो होते हैं ये मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता इनकी विशेषता होती है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। आइए जानते हैं बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन।
दोस्तों ये चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ जो उष्णकटिबंध से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात कहते हैं। मध्य और उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। दोस्तों बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं और आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण और उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर घड़ी में सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है और इस चक्रवाती प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात विकसित होता है जिसमें एक उष्ण वाताग्र और एक शीत वाताग्र होता है। एक ऐसे ही विकसित चक्रवात दोस्तों जब हम इस चित्र को देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात विकसित होता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए शीतल वायु ऐसे मिल रही है और केंद्र के गति की दिशा ये दर्शा रहा है। कोष्ण वायु यहाँ पर है, ये शीतल वायु का जो है किस प्रकार से देखिए जो है ये चक्रवात बन रहा है। शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। यहाँ पर वर्षा मेघ और देखिए कैसे कपासी मेघों का निर्माण होता है। दोस्तों शीत वाताग्र जो हैं उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं। ये कोष्ण वायु यानी थोड़ी ठंडी और गर्म वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रह जाता है और अधिविष्ट वाताग्र बनता है और चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। दोस्तों धरातल की ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रियाओं के निकट का अंतर संबंध होता है। बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात उष्ण कटिबंधी चक्रवातों से कई प्रकार भिन्न होते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवातों में अस्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ होती हैं जो उष्ण कटिबंधी चक्रवातों में नहीं होती हैं। ये विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं। इनकी उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधी चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुँचने पर नष्ट हो जाते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात उष्ण कटिबंधी चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और उष्ण कटिबंधी चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्ण कटिबंधी चक्रवात पूर्व से पश्चिम को चलते हैं जबकि बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए उष्ण कटिबंधी चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं और बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलते हैं। आइए उष्ण कटिबंधी चक्रवात के बारे में जानते हैं। दोस्तों उष्ण कटिबंधी चक्रवात आक्रामक तूफान हैं जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों के महासागरों में होती है। उष्ण कटिबंधी चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं और ये उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न होते हैं। ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं और ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश लाते हैं, बहुत अधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हिंद महासागर में ये चक्रवात यानी साइक्लोन, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण महासागर में दक्षिण सागर में ये टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों उष्ण कटिबंधी चक्रवात उष्ण कटिबंधी महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए जो अनुकूल स्थितियां होती हैं वो बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, दूसरा कोरियालिस बल हो, तीसरा ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कम अंतर हो और चौथा कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण हो। इसके अलावा समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण हो तो वहाँ उष्ण कटिबंधी चक्रवात अधिक विकसित होते हैं। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं और स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधी चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। वे चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं।
दोस्तों विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवन यानी स्पाइरल पवन का परिसंचरण है, जिसे इसकी आंख कहा जाता है। और इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का खड़ा परिच्छेदीय चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। ये भाग जो इसका केंद्र का भाग है आंख कहलाता है और ये क्षेत्र बहिर्प्रवाह कहलाता है। उष्ण वायु का अवतलन यहाँ पे होता है और ये जो इसका केंद्र होता है दोस्तों 150 से 250 किलोमीटर तक की जो है रेंज में होता है। दोस्तों इसका केंद्रीय भाग अक्षु या नेत्र जो है क्षेत्र ये शांत होता है। यहाँ पवनों का अवतलन होता है और अक्षु के चारों तरफ अक्षु भित्ति होती है, जहाँ वायु का प्रबल और वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है। ये आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुँचता है और इस क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इन चक्रवातों से दोस्तों मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आंख से रेन बैंड विकृत होते हैं और कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियों बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित कर सकती है। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से यानी 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं और ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं, तटीय इलाकों को जलप्लावित कर देते हैं और स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन देखिए ये कितने खतरनाक होते हैं और अक्सर समाचारों में आप इसकी भयावहता का जिक्र सुनते हैं। आइए जानते हैं तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडो के बारे में। दोस्तों अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तड़ित झंझा और टॉर्नेडो हैं। ये अल्प समय के लिए आते हैं और अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित रहते हैं, लेकिन आक्रामक होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ हैं जो गरज, चमक और बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान 0 से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ वायु का प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु और वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम दाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं और समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ यानी वाटर स्प्लाउट कहा जाता है। दोस्तों ये आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या अस्थिर वायु को व्यवस्थित होने से अभिव्यक्त है और इन तूफानों से स्थितिज और ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं। तो दोस्तों ये था आज का अध्याय 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 10 वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ। इसमें आपने वायुमंडलीय दाब देखा, वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर दाब और क्षैतिज दाब क्या है, समुद्र तल पर वायु दाब का वितरण कैसे होता है, पवन क्या है, इनकी दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, स्थल समीर और समुद्री समीर क्या होते हैं। इसके अलावा वायुराशि, वाताग्र, तड़ित झंझा और टॉर्नेडो के बारे में आपने इसमें विस्तार से पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।